आसमान में बहुत बादल हैं, हमें आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा है। ये आखिरी शब्द थे एमिलिया इयरहार्ट के। वो पहली महिला पायलट थी जिन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर को प्लेन से पार करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन किसे पता था कि नए रिकॉर्ड बनाने वाली एमिलिया एक दिन खुद रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाएगी और उनकी जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा सालों बाद तक आम लोगों के जहन से उतर नहीं पाएगा। आखिर कैसे हवा में उड़ते हुए प्लेन से गायब हो गई थी एमिलिया और उनके आखिरी सफर के दौरान क्या हुआ था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हवा में अचानक गायब हो गई एमिलिया इयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को अमेरिका में हुआ था, जिन्हें बचपन में प्लेन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जब एमिलिया 13 साल की थी तो वो अपने पिता के साथ एक मेले में गई थी। उन दिनों प्लेन आम लोगों के बीच काफी प्रचलित था, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हवाई जहाज जैसी किसी चीज को आसमान में उड़ाया जा सकता है। मेले में एक दुकान थी जिसकी डिस्प्ले पर एक हवाई जहाज रखा हुआ था। उस हवाई जहाज को देखकर एमिलिया ने कहा कि ये क्या खराब सी चीज बनाकर रख दी है, इससे अच्छा तो मैं किसी झूले में झूल लूंगी। इसके बाद साल 1920 में एमिलिया ने दूसरी बार हवाई जहाज देखा, लेकिन इस बार उन्होंने असली प्लेन को देखा था और वो एक एयर शो में शामिल हुई थी। उस समय एमिलिया की उम्र 23 साल के आसपास थी और उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पायलट बनना है और प्लेन उड़ाना है। जिसके बाद एमिलिया ने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। एमिलिया होशियार थी और इसलिए उन्होंने चंद ही दिनों में प्लेन पर अच्छी पकड़ हासिल कर ली थी। जिसके बाद साल 1922 में एमिलिया ने पहली बार हवाई जहाज को 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। एमिलिया ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला पायलट थी, जबकि उस वक्त तक उन्हें पायलट का ऑफिशियल लाइसेंस भी नहीं मिला हुआ था। इसके बाद एमिलिया पूरे अमेरिका में फेमस हो गई थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। एमिलिया ने साल 1928 में एक नया कारनामा कर दिखाया था, जिसके तहत वो पहली महिला पायलट थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया था। इस दौरान एमिलिया ने अपने साथी पायलट विल्मर स्टल्स के साथ अमेरिका से इंग्लैंड तक की उड़ान भरी थी, जबकि उन्हें इस सफर को तय करने में लगभग 20 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था। इसके बाद एमिलिया की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाने लगा था और उन्हें क्वीन ऑफ द एयर का टाइटल दिया गया था। जिसके बाद एमिलिया ने अकेले एक के बाद एक कई प्लेन उड़ाए थे और नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे। एमिलिया का कहना था कि वो प्लेन उड़ाने के रोमांच और जोखिम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें इस काम में मजा आता है और उनका मानना है कि महिलाओं को उस तरह के काम करने चाहिए। इसके बाद एमिलिया ने साल 1936 में प्लेन के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्हें लगभग 47,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस सफर के लिए ऐसे प्लेन की जरूरत थी जिसमें फ्यूल ज्यादा मात्रा में भरा जा सके और उसमें इंजन भी अच्छी क्वालिटी का हो। लिहाजा एमिलिया ने कैलिफोर्निया में अपनी जरूरत के हिसाब से प्लेन को मॉडिफाई करवाने का काम शुरू करवा दिया था। जिसके बाद 1 जून 1937 को एमिलिया ने अपने साथी पायलट फ्रेड नूनन के साथ अमेरिका के मियामी से उड़ान भरी थी। एमिलिया और फ्रेड जिस प्लेन में सवार थे उसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। इन दोनों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए रूट तैयार किया था, जिसके तहत वो प्लेन में फ्यूल डलवाने के लिए अलग अलग देशों में रुकते थे और वहां कुछ दिन आराम करके आगे का सफर तय करते थे। इस सफर के दौरान एमिलिया और उनके साथी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के ऊपर से उड़ान भर चुके थे। जिसके बाद 29 जून 1937 को न्यू गिनी के लाई शहर पहुंचे थे और तब तक उन्होंने 35,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। इसके बाद उन्हें आगे 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना था, जबकि इस दौरान उन्हें प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी थी। एमिलिया ने ब्रेक के दौरान प्लेन की अच्छी तरह से जांच करवाई और उसमें फ्यूल फुल करवाया था। जिसके बाद 2 जुलाई 1937 को सुबह 10 बजे उन्होंने न्यू गिनी से उड़ान भरी थी। उनका अगला स्टॉप हाउलैंड आइलैंड था, जो न्यू गिनी से लगभग 4,113 किलोमीटर की दूरी पर था। एमिलिया का अनुमान था कि वो अगले दिन सुबह तक हाउलैंड आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने में 20 घंटे का मोटा मोटा समय लगना था। 2 जुलाई की सुबह एक अमेरिकी कोस्ट जहाज को एमिलिया का एक मैसेज मिला था, जिसमें उन्होंने क्लाउडी वेदर कहा था। इसके बाद सुबह 6:15 बजे के आसपास एमिलिया एक बार फिर कोस्ट गार्ड्स को मैसेज देती हैं कि वो आइलैंड से लगभग 200 मील दूर हैं। जिसके बाद एमिलिया गार्ड्स से लैंडिंग के लिए रास्ता बताने की बात कहती हैं। कोस्ट गार्ड्स एमिलिया के मैसेज का जवाब देते हैं, लेकिन शायद खराब मौसम की वजह से एमिलिया तक गार्ड्स का मैसेज नहीं पहुंचता है। इसके बाद एमिलिया फिर से अपना मैसेज रिपीट करती हैं और गार्ड्स फिर से उन्हें जवाब देते हैं, लेकिन एमिलिया तक मैसेज नहीं पहुंचता है। इस तरह एमिलिया और कोस्ट गार्ड्स के बीच लगभग 1.5 घंटे तक मैसेज का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन असल मैसेज एमिलिया तक पहुंच नहीं पाया था। इस वक्त तक एमिलिया समझ गई थी कि वो मुश्किल में फंस चुकी हैं और उन्हें 1,000 फीट की ऊंचाई से आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो आइलैंड तक पहुंचने के लिए बार बार इधर से उधर अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरती हैं।
वहीं कोस्ट गार्ड्स भी एमिलिया को रास्ता बताने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खराब रेडियो सिग्नल की वजह से मैसेज एमिलिया तक नहीं पहुंच पा रहा था। सुबह लगभग 7:45 बजे एमिलिया फिर से एक मैसेज भेजती हैं और बताती हैं कि उनके प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा है और प्लेन सिर्फ 1.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसके साथ ही एमिलिया बोलती हैं कि मुझे पता है कि हम आपके आसपास हैं, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हमारा प्लेन इधर से उधर घूम रहा है और हम 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स को एमिलिया का कोई मैसेज नहीं मिला और ना ही उनके प्लेन से किसी तरह का संपर्क हो पाया था। 2 जुलाई 1937 को सुबह 8 बजे से एमिलिया और उनके प्लेन की खोज शुरू हो गई थी, जिसमें अमेरिका के कोस्ट गार्ड्स के साथ अमेरिकी नेवी के जवान भी शामिल हुए थे। लेकिन एमिलिया या फिर उनके विमान को खोजने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई थी। जबकि 19 जुलाई 1937 तक सर्च ऑपरेशन में लगभग $4 मिलियन का खर्चा आ गया था। यह अमेरिका का उस वक्त का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। लेकिन इसके बावजूद भी एमिलिया और उनके साथी या फिर प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाया था। इसके बाद सरकार ने एमिलिया और उनके प्लेन को खोजने का अभियान बंद कर दिया था, क्योंकि इस काम में काफी पैसा और समय बर्बाद हो रहा था। हालांकि एमिलिया के साथियों ने छोटी नावों में सवार होकर उन्हें खोजने की काफी कोशिश की, जिसके तहत वो अलग अलग आइलैंड्स के आसपास गए। लेकिन किसी को भी एमिलिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका आखिरी सफर न सिर्फ रहस्यमयी बन गया था, बल्कि उसके साथ कई तरह की थ्योरीज भी जुड़ गई थी। पहली थ्योरी तो ये कहती थी कि एमिलिया और उनका साथी जिस प्लेन में सवार थे उसका फ्यूल खत्म हो गया था और प्लेन प्रशांत महासागर में क्रैश हो गया। लेकिन एक दूसरी थ्योरी के तहत ये माना जाता है कि एमिलिया का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि वो एक अनजान आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इतना ही नहीं, एमिलिया और उनके साथी कुछ दिन तक उस आइलैंड में ठहरे भी थे, जिसे लेकर एक सर्च टीम ने लिखित में पूरा बयान दिया था। सर्च टीम का कहना था कि उन्हें आइलैंड पर किसी इंसान के रहने और ठहरने के सबूत मिले थे, लेकिन काफी खोजबीन करने के बावजूद भी उन्हें एमिलिया और उनके प्लेन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद एक दूसरी सर्च टीम एमिलिया और उनके प्लेन को खोजने के लिए गार्डन आइलैंड तक पहुंची थी, जो हाउलैंड आइलैंड से लगभग 630 किलोमीटर की दूरी पर था। उस आइलैंड पर सर्च टीम को एक जोड़ी जूता, दिशा बताने वाला यंत्र और एक बोतल मिली थी, लेकिन ये चीजें एमिलिया या उनके साथी की थी या नहीं, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 5 जनवरी 1939 को एमिलिया और उनके साथी फ्रेड नूनन को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। उनका कहना था कि जब तक एमिलिया और उनके साथी की डेड बॉडी नहीं मिल जाती है, उन्हें इस तरह से मृत घोषित करना ठीक नहीं है। वहीं एमिलिया और उनके प्लेन को खोजने के लिए 1940 के दशक के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसके लिए कई टीमों ने प्रशांत महासागर में अलग अलग द्वीपों की जांच की थी। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि एमिलिया और उनके साथी जिस आइलैंड पर रुके थे वो जापान के अंतर्गत आता है। जापान की थल सेना के जवानों ने एमिलिया और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया होगा। हालांकि इस थ्योरी को साबित करने के लिए किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, 1940 में एक सर्च टीम को एक आइलैंड पर एक कंकाल मिला था, जिसे एमिलिया का कंकाल बताया गया था। लेकिन जब कंकाल की जांच की गई तो पता चला कि वो कंकाल किसी महिला का नहीं बल्कि पुरुष का था। इससे ये तो साफ हो गया था कि वो कंकाल एमिलिया का नहीं था, इसलिए कंकाल की थ्योरी को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद भी एमिलिया और उनकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, जबकि इस दौरान अलग अलग टीमों ने अपनी थ्योरी और सबूत पेश किए थे। लेकिन उनमें से कोई सबूत एमिलिया और उनकी मौत को साबित करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए क्वीन ऑफ द एयर के अचानक गायब होने का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। आपको बता दें कि 2024 में प्रशांत महासागर में एक कंपनी ने अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए गहरे समुद्र में प्लेन के अवशेष खोजने का दावा किया गया था। ये जगह हाउलैंड आइलैंड से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि समुद्र के अंदर दफन प्लेन का साइज और आकार एमिलिया के प्लेन से मिलता जुलता है। हालांकि अभी तक अमेरिकी सरकार की तरफ से उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि कंपनी को अपनी बात को सही साबित करने के लिए समुद्र में दफन एयरक्राफ्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। एमिलिया और उनका प्लेन कहाँ गया ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन एमिलिया हमेशा कहती थी कि वो जब इस दुनिया को अलविदा कहेगी तो उस वक्त वो प्लेन में बैठी होगी। शायद एमिलिया के ये शब्द सच साबित हुए, इसलिए तो प्लेन को उंगलियों पर नचाने वाली पायलट अचानक उसी प्लेन के साथ कहीं गायब हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।